अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि ये जो इरसा का फैसला हुआ है वफाक की जानिब से, क्या समझते हैं ये फैसला सूबों और वफाक के बीच तकरार बढ़ाने का सबब तो नहीं बनेगा? देखिए, इरसा वाटर अकॉर्ड के तहत इरसा एक्ट बना था और उसके ऊपर इरसा अथॉरिटी बनी थी और इसका मकसद ही यही था कि ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो और इस पे वफाक का कोई असरअंदाजी उस पर ना हो। इसी वजह से उसमें 5 मेंबर हुआ करते थे, हर सूबा एक मेंबर नॉमिनेट करता था और वफाक की तरफ से एक नॉमिनेशन आती थी और उसकी चेयरमैनशिप भी रिवॉल्व होती थी इन 5 मेंबरों के दरमियान। केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में एक ऑर्डिनेंस आया, उसमें इरसा एक्ट में कुछ तब्दीलियाँ की गई और उन तब्दीलियों में एक तब्दीली ये भी थी कि जी इरसा का चेयरमैन वफाक से एक नुमाइंदा होगा। ये 6ठा मेंबर एक आ गया और वो अब चेयरमैन इरसा वो हुआ करेगा। हमारी मेरी कल बात करने की कोशिश की थी, वज़ीर आज़म साहब से बात नहीं हुई, आज इंशाल्लाह बात होगी। हमने कल अपनी कैबिनेट में इसको डिस्कस किया था और कैबिनेट का मुत्तफ़िका फ़ैसला ये था, जाम खान शोरा साहब मिनिस्टर इरिगेशन मेरे साथ खड़े हैं, मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि इस पर हम एहतजाज करें। इस पर ग़ालिबन केयर टेकर गवर्नमेंट में भी सिंध हुकूमत ने एहतजाज किया था कि ये एक्ट या जो ऑर्डिनेंस आप लाए हैं जबकि नेशनल असम्बली मौजूद नहीं है। और इस वक्त वफाकी हुकूमत ने जमहूरी तरीका तो ये था कि उसको नेशनल असम्बली में ले जाते, उसको सेनेट में ले जाते। अगर एक्ट पास होता और उस पर ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान अपना राय का इजहार करते और मेरा ये ख्याल है कि ये एक्ट पास नहीं होता असम्बली से, नेशनल असम्बली से इस वक्त। लेकिन उन्होंने अभी ना सिर्फ एक शख्स को उधर अपॉइंट कर दिया है, लेकिन हमें उस शख्स पे भी एतराज़ है। खैर वो तो बात की बात है ना, हम तो इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं, इस चीज़ को हम मानते ही नहीं हैं कि ये इरसा का जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है उसको वफाक के कंट्रोल में दे दिया जाए। नहीं तो पहले ये हुआ करता था ना, वापडा चलाती थी ये पानी की तकसीम और उसके बाद इंडियन रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनी और वाटर अकॉर्ड हुआ, जिसके बाद कहा गया कि इसको वफाक या वापडा के कंट्रोल से निकाला जाए और वापस 1951। अब मुझे हैरत ये है कि PMLN की हुकूमत ही थी 1991 में जिसने ये वाटर अकॉर्ड बनाया था। हमें अकॉर्ड पे और बहुत सारे हमें एतराज़ात हैं, लेकिन उसको बेहतर करने की बजाय उसको और ख़राब कर दिया छोटे सूबों के लिए ख़ास तौर पे। और इसमें एक वक्त में तो ये भी हुआ था कि इस वफाक का जो नुमाइंदा होगा वो भी छोटे सूबों यानी छोटे नहीं बल्कि जो टेल में सूबे हैं, सिंध या बलूचिस्तान, और प्राइमरली सिंध इरिगेशन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो सिंध से होगा, वो भी ख़त्म होगी बात और एक वफाक का नुमाइंदा कर दिया। और जैसे मैंने कहा, इतराज़ हमें उस नुमाइंदे पे भी है जो उन्होंने किया है। जो साहब उन्होंने अपॉइंट किए हैं वो वापडा के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं और इस शख्स ने उस कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट की हिमायत में, क्या नाम है उस प्रोजेक्ट? कालाबाग डैम। भाई मतलब क्या, मतलब मैं कोई छुपा नहीं रहा, जफ़र महमूद नाम है बंदे का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है, मतलब नाम मुझसे पूछेंगे तो सब बताऊंगा आपको। तो ये इस पे शदीद एहतजाज सिंध हुकूमत का है। जैसे मैंने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात भी करूंगा। हमने अपनी जो नेशनल असम्बली में कल जाम खान शोरो साहब ने नेशनल असम्बली में हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसको भी आगाह किया है, नेशनल असम्बली में भी कल इस पे बात हुई है और ये किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। कल जो है अमन अमान के हवाले से आपने बात की, लेकिन अब तक सिंध में अमन अमान की जो सूरत है वो बेहतर नहीं हो रही। कब तक सिंध के लोग देखिए, कल हमारी कैबिनेट फॉर्म हो गई है, होम मिनिस्टर भी आ गए हैं, हमने कुछ अफसरान के लिए लिखा भी है और इंशाल्लाह ताला वो आ जाएंगे तो उस पर हम काम करेंगे। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि अमन अमान की सूरत हाल, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे ज़माने में कोई बहुत अच्छी थी, मैं कभी ये बात नहीं की, लेकिन पिछले 6 महीने में, और वो खुद एक्नॉलेज करते हैं कि ज़्यादा ख़राब हुई ये केयर टेकर के टाइम पे। और हमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने भी ब्रीफिंग दी है, कल मैंने कैबिनेट को भी ब्रीफिंग दिलवाई थी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और यही बताया था कि ख़ास तौर पे पिछले 3-4 महीने हालात ज़्यादा ख़राब हुए और इंशाल्लाह ताला
हम हमारी पूरी कोशिश होगी, सबसे पहली तरजीह अमन व अमान है और उसको बहाल करने के लिए। एक सेकंड, इर्सा का जिस तरह तलफी हुई है, इसी तरह एनएफसी वार्ड में भी सिंध के साथ मुसलसल तलफी हो रही है, तो इस हक के लिए उनको भी आप झंझोड़ेंगे कि भाई अब नहीं, एनएफसी अवार्ड पे तो हम वक्तन फ़ वक्तन जो अपने हिस्से का पैसे होते हैं वो लिखते रहते हैं और हमें मिलते रहे हैं। वो कलेक्शन ही उनकी वीक है असल में। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मैंने सुन रहा था नए फाइनेंस मिनिस्टर को, तो वो कह रहे थे कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे और हम अपनी जो टैक्स की इनकम बढ़ाएंगे। हम यही चाहते हैं ताकि सूबों को अपना जायज़ हक मिले। उनकी कलेक्शन कम होती, जहाँ तक अरियर्स का ताल्लुक है इस वक्त भी कुछ अरियर्स है और उस सिलसिले में मैं उनसे लिख रहा हूँ। शहबाज शरीफ की हुकूमत आपके वोटों पर खड़ी है, पीपल्स पार्टी के वोटों पर। उन्होंने आते ही आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी, इरसा में चेयरमैन अपना लगा दिया, पानी का मसला सर पर होगा। तो ये तो शुरुआत है, आगे क्या होगा? अब इस हवाले से क्या कहेंगे? और देखिए, ये इत्तेहाद आप समझ अच्छा, इस तरह अगर ये देर पर चल पाएगा? मैं चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान का 3.5 साल दौर हो, सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिंध के लोगों के वोटों से जीत के आई है और हम कभी कोई भी ऐसा काम होगा उस पर एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको वापस भी कराएंगे। इमरान खान को भी हमने हर तरीके से, उसने बड़े ये थे, तो इस तरीके से कोई भी हुकूमत होगी इसमें इत्तेहाद अपनी जगह पे है, सपोर्ट, इत्तेहाद नहीं है सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो बिल्कुल उनके साथ रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने सिंध के लोगों के हक पे किसी भी तरीके से कोई सिंध के लोगों को नुकसान होने वाली बात हुई तो उस पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होगा और हम रिटेस्ट करेंगे। एक ही तरह से शाह साहब, ये है कि हम देख रहे हैं कि बर्फ़ पिघल रही है। केपी के वज़ीर आला कल जो है वो वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात भी हुई। आप क्या इसको किसी तरह देख रहे हैं? खुशाइन बात है, खुशाइन बात है। मैंने आपको बताया था जब 2016 में मैं चीफ मिनिस्टर बना था पहली बार, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। सदर जरदारी मुल्क से बाहर थे, तो मैंने उस वक्त सदर जरदारी से चीफ मिनिस्टर का ओहद लेने के बाद पूछा कि मैं किस तरीके से काम करूं वफाकी हुकूमत से। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, तुमने तो काम करना है उनके साथ, तुम इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर से टाइम लो और सिंध के लोगों की बेहतरी के लिए काम करो। मैं उम्मीद करता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब भी एक ऐसे माहौल में जाएंगे जहां पे कोई ऐसी बात ना हो कि इख्तलाफात और बढ़े। हाँ, अपने हक़ के लिए मैं अली अमीन गंडापुर साहब को भी कहूँगा, अपने लोगों के लिए, वो किसी पर्सनल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मैं। और जब मैं मिला था तो मेरी कोई ये बात नहीं हुई थी और ये रिकॉर्ड में है कि जी कोई जरदारी साहब को रिलीफ दी जाए या उन्हें वापस आने दिया जाए। मैंने उस वक्त भी, और वो रिकॉर्ड पे है, बातें की थी जो सिंध के इश्यूज थे उनके ऊपर। शाह साहब ये बता दें, शाह साहब मेरा सवाल ये है कि तीसरी मरतबा जब आप वज़ीर आला मुंतखब हुए तो हालात आपके लिए बड़े साजगार हैं। वफाकी हुकूमत भी आपका है, यहाँ इंतज़ामिया भी चीफ सेक्रेटरी आपकी पसंद का आ गया है, अपोजिशन भी कमज़ोर है, तो बेहतर डिलीवरी के हवाले से आपके पास क्या हिकमत अमली है? देखिए, इंशाल्लाह ताला पहले भी डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ हमने कर दी थी, लेकिन हमारी डिलीवरी का जो लिटमस टेस्ट है वो यही है कि आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जब भी हिस्ट्री रही है 2/3 मेजॉरिटी मिली है, लेकिन इससे लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। चाहे हालात साजगार हों या ना हों, हमने डिलीवर करना है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत हमेशा यही होती है। तो हम सिंध के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं और उसके साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि एहसास भी है कि उनकी उम्मीदों पे हमने पूरा उतरना है। तो जैसे भी हालात होंगे, आपने कहा साजगार है, मैं तो हमेशा बड़ा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ। हालात कैसे भी होते हैं, इमरान खान के साथ भी 3.5 साल बिल्कुल ठीक गुजारे। जी शाह साहब ये बताएं कि आप तो कह रहे हैं कि हमें आवाम ने वोट दिया है, लेकिन जिन भी आपकी हलफ बर्दारी होती है, सदर की हो, आपकी हो, तो कुछ जमातें एहतजाज करती हैं, हड़ताल करती हैं और वो कहते हैं आप
जाली फार्म 47 वाले हैं, आप 45 वाले नहीं, तो ये आपका जाली मैंडेट कब तक? मैंने अच्छा एक सेकंड, मैं इतराज़ कर रहा हूँ आपके इस लफ्ज़ पे। आपके वो कह रहे हैं ना, आपने अपनी तरफ से सवाल किए, मैं इसलिए एहतजाज करूँगा। अच्छा, मैंने असेंबली के फ्लोर पे, आपको याद होगा, पहले दिन कहा था कि हमारी तरफ जितने एमपीएस बैठे हैं उनके फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मेरी है, दिखा दें एक भी। अगर उनको कोई इतराज़ है तो जाए इलेक्शन कमीशन। और जिस जमात, मुझे नहीं पता आप किस जमात की बात कर रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं यार, उसने बंदे कितने खड़े किए थे उन्होंने, लोग, चले उसकी भी बात कर लें। उन्होंने पूरे सिंध में जो सुन्नी तहरीक आप इंडिपेंडेंट थे उस वक्त, लोग कितने खड़े किए थे। वो तो कभी हुकूमत बनाने के इरादे से ही नहीं आए थे, उन्हें पता तो वो हार रहे हैं। मेरा ख्याल है जीडीए ने पूरे सिंध में 130 सीटें होती हैं, मेरा ख्याल 30 से ऊपर पे उनके नुमाइंदे खड़े नहीं थे। इसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट्स जो अब सुन्नी तहरीक हैं या पता नहीं पीटीआई हैं, जो भी हैं, उनके भी 50-60 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं थे। तो वो तो कभी हुकूमत बनाने के मूड में ही नहीं थे, वो तो हारने के लिए खड़े हुए थे इलेक्शन। इसलिए कि उन्हें पता, कोई भी इलेक्शन हारने के लिए नहीं खड़ा होता, लेकिन उन्हें पता था कि वो हारेंगे, उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से पता था। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बता रहा हूँ, मेरे पास 169 पोलिंग स्टेशन थे। अच्छा, मेरे पास जीडीए का हाँ नहीं था, वो फिर इत्तेहाद हो गया था, पता नहीं क्या, उनको खुद नहीं पता था, वो निशान एक बताते थे, लोग खुद परेशान थे। 169 पोलिंग स्टेशन है, मेरे ख्याल है 19 या 20 पे उनके कोई लोग थे मौजूद जो लोगों को गाइड कर रहे थे। 150 के करीब पोलिंग स्टेशन पे उनका बंदा ही मौजूद नहीं था, और अब वो कह रहे हैं फॉर्म 45, जो भी कह रहे हैं। तो ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक साहब मैं ख़त्म करूँ कि सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया। हमें खुद कुछ जगहों पे इतराज़ात हैं, और हम उसके लिए प्रॉपर कोई और तरीका नहीं कर रहे, हम एक प्रॉपर तरीका इलेक्शन कमीशन में या फिर ट्राइब्यूनल्स में जाने का वो करेंगे। अच्छा शाह साहब, रमज़ान पैकेज देने का ऐलान किया गया है, 5000 फी को दिन, ये नाकाफी नहीं है? 5000 इतनी महंगाई के दौर में मैं बताता हूँ, नहीं आ जाएंगे, मैसेज आ जाएंगे। पिछले साल 2000 रुपये दिया था हमने, इस 5000 पे तकरीबन 44 लाख लोग, 44 लाख ख़ानदान, यानी जो 60% बनते हैं सिंध के सूबे का, और इसकी टोटल कीमत जो है वो 22 अरब रुपए से ज़्यादा है। हमें सोचना पड़ता है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और इसमें वो लोग हैं जिनकी मंथली यानी माहाना अर्निंग जो है 35,000 रुपये तक की है। जिस शख्स को 35,000 रुपये माहाना जिसकी आमदनी होती है, उसके लिए 5,000 अच्छी खासी अमाउंट होती है। मुझे पता है कि ये इस महंगाई में काफ़ी नहीं है, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से सपोर्ट है कि ये बाबरकत महीने में उन्हें जितनी रिलीफ दे सकें वो हम दें। तो आपकी बात से मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको नज़र में रखते हुए मैंने कहा बताया कि पिछले साल 2000 थी, इस साल 5000 रुपये है। तो अगेन ये कुछ उनकी तकलीफ़ों में उसके अजाले के लिए हम करते हैं। अच्छा शाह साहब है कि उससे क्या तवक्का रखते हैं, आपने इस वक्त क्या कहते हैं आप? देखिए, वज़ीर ख़जाना साहब, मेरी उनसे पहले मुलाकात भी जब हबीब बैंक के प्रेसिडेंट थे, और हबीब बैंक के साथ सिंध हुकूमत काम कर रही थी। ख़ास तौर पे हबीब बैंक ने फ्लड्स के मौके पे हमें 2 विलेजेस भी बना के दी थी, और उस सिलसिले में भी उनसे मेरा होती थी। उनकी इरादे अच्छे नज़र आ रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इस मुल्क को इन मुश्किलात से निकालने के लिए वो मस्बत किरदार अदा करें, और इंशाअल्लाह ताला मेरी उम्मीद यही है कि वो करें। शाह साहब एक अहम बड़ा ये भी बता दूं कि उन्होंने खुद, जो मैंने सुना है, खुद पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के जो इक़दाम हैं उनको कहा है कि हम फॉलो करेंगे। उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बार नहीं कई बार जिक्र किया है, और ये एक जो हम तो कहते हैं आप लोग नहीं मानते, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं मानते हैं, लोग तो सिंध के मानते हैं इसलिए हमें वोट देते हैं।
मुझे उम्मीद है इस दफ़े आप लोग भी ये सारी अच्छा चीज़ें शाह साहब आखिरी एक सवाल आखिरी सवाल ले लें सर। एक अहम मसला है कि जो कराची सिंध के तालीमी बोर्ड्स हैं उसमें जहां आप छोड़ कर गए थे उसके बाद मज़ीद तबाही हुई और एक कराची इंटर बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है, एक ऐसे चेयरमैन को लगा दिया जो हरेसमेंट पर मुलविस पाया गया, सज़ा हुई, उसके बाद गवर्नर सिंध ने जो है उनकी सज़ा मुअत्तल करके दोबारा उन्हें काम करने के लिए कहा है। मैं उसको देख रहा हूँ खुद और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि बोर्ड्स को, और वाकई मैं आपसे एग्री करता हूँ कि काफ़ी इश्यूज़ हैं उसमें, और इस वक्त कोई वज़ीर भी नहीं है तो बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ को मैं खुद देख के और जल्द से जल्द उनकी बेहतरी करूँगा।